हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीते सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। हम लोगों ने सारे न्यूज को सेक्शन वाइज में बांटा है, तो चलिए देखते हैं नेशनल अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49 वस्तुओं के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है। एमएफपी के लिए एमएसपी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत गठित प्राइसिंग सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच एमएसपी वृद्धि 16% से 66% के बीच है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भारत मार्केट नामक एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया। इस पोर्टल में रिटेलर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इस मंच में 95% रिटेलर्स को लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने कोविड-19 संकट हेतु नदी प्रबंधन रणनीतियों को कैसे आकार दे सकते हैं, इसका पता लगाने हेतु द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन का आयोजन किया। HDFC बैंक ने उम्मीदों और हौसलों को और मजबूत करने के लिए एक गाना का लॉन्च किया जिसका शीर्षक है हम हार नहीं मानेंगे, जिसे कंपोज किया है ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनिंग लीजेंड म्यूजिशियन AR रहमान जी ने। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया। आपको बता दूं, सरस कलेक्शन ग्रामीण स्व सहायता द्वारा बनाया गया डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट को प्रदर्शित करता है और इसका एम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 50वें DST स्थापना दिवस पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया। कोविड कथा आम लोगों के साथ साथ कोरोना वायरस में बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने में मदद करेगा। इंडियन रेलवेज प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। जो लोग लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं, यह विशेष ट्रेन संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर एक जगह से दूसरी जगह तक चलाई जाएगी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है जो छोटे और मध्यम इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स को शिक्षित करेगा। इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म को ऑपरेशंस, फाइनेंस, क्रेडिट और अन्य सामान की जानकारी देगा। इसका वेब पेज सरकार, बैंकों और संघ द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को दिखाएगा। यह मार्केट प्लेस, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट और लोन मैनेजमेंट को देखने का अवसर देगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने देश में ऑडिट की स्वतंत्रता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा मंगाई गई कंसल्टेशन पेपर पर टिप्पणियों की जांच हेतु एक 7 सदस्य समिति का गठन किया। यह कानून, नियमों और मानकों में संशोधन के लिए सिफारिशें करेगा। समिति को 30 जून तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह ऑडिटर स्वतंत्रता के 5 खतरों को संबंधित करेगा: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। IRBDAI स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया जो सभी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किया जा सकता है। समिति के नेतृत्व यज्ञा प्रिया भारत करेंगी। आपको बता दूं कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी चोट या नुकसान से संबंधित दावों के खिलाफ पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैम्बू कॉन्क्लेव का संबोधित किया गया। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। बैम्बू भारत के कोविड के बाद के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को अपने बैम्बू रिसोर्सेज के समर्थन से आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करेगा। EPFO ने लॉकडाउन के दौरान एप्लॉय द्वारा EF अनुपालन की प्रक्रिया का आसान बनाने के लिए ई-साइन ईमेल तंत्र की शुरुआत की है, क्योंकि डिजिटल आधारित ई-साइन का उपयोग मुश्किल हो रहा था। एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं और अपने ई-साइन को रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार वंदे भारत मिशन नाम से अपने सबसे बड़े निकासी अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए 13 मई तक फ्लाइट संचालित की जाएगी। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी नामक अभियान शुरू किया है। निवारक उपायों और व्यवहारिक परिवर्तनों के साथ उनके स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करके सीनियर सिटीजन की भलाई सुनिश्चित की जाएगी। DGCA कोरोना वायरस संबंधित ड्रोन संचालन की छूट को
तेजी से ट्रैक करने हेतु गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल कोरोना वायरस संबंधित ड्रोन संचालन के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने में राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की मदद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर फॉर द ईयर 2018-19। यह रिपोर्ट भारत के सभी प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रदर्शन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी PwC लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैंकिंग सेवाओं में शामिल सहकारी बैंक बैंकिंग कंपनी के दायरे में आते हैं और संसद में सरफेसी अभियान के तहत ऋण की वसूली के लिए प्रक्रिया प्रदान करने की विधायी क्षमता है। मान्यता प्राप्त सरकारी बैंकों के पास सरफेसी अधिकार होने से उन्हें डिफॉल्ट से निपटने में मदद मिलेगी। हर्षवर्धन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित कोविड-19 अध्ययन शुरू किए। यह ऐप कोविड-19 रोकथाम में आयुष अधिकता की स्वीकृति और उपयोग उपाय और इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करने में मदद करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के विभिन्न संसाधनों की घोषणा की। इसके अंतर्गत उन्होंने गेट स्कोर की आवश्यकता न्यूनतम 8 CGPA के अलावा 750 से घटाकर 650 कर दी है। यह देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करेगा। तो चलिए अब देखते हैं स्टेट से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने राज्य के उन सारे लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया है जो कि हॉटस्पॉट एरिया को बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के मुफ्त स्वास्थ्य उपचारों के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है। राज्य के लोगों को मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने राज्यों के लोगों के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं और घर वापस जाना चाहते हैं। ऐप को आप राज्य सरकार की ईगीए बांग्ला वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मूल राज्य में वापस जाने के इच्छुक व्यक्ति इस एग्जिट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन व्यवहारिक रूप से ऑटोमेटिक और बेहद ईजी होगी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य की कोरोना वायरस से प्रभावित इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का उपयोग करके मजदूर रोजगार सृजित करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की। विरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोट्टोहो खेल विकास योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने की मदद करने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। ऐप को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। आयुष कवच कोविड ऐप कोविड-19 से लड़ने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में उपयोग प्रदान करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू की, scholarship.government.in। योजना के तहत स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के 14,608 छात्रों को 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। एक गैस लीक 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद दिलाता है जिसने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 गांवों के 5,000 निवासियों को प्रभावित किया। लीक का स्रोत गोपालपट्टनम के पास RRB पुरम में स्थित साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट LG के स्वामित्व वाला एक स्टीरिन प्लांट था। स्टीरिन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश के एक आदित्य वाहन संजीवनी को स्थानीय स्तर पर विकसित किया गया है। वाहन स्वास्थ्य कर्मियों को संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आए बिना किसी भी संदिग्ध रोगी की जांच करने में मदद करेगा। यह अनोखा वाहन छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल पर डिजाइन किया गया है। दिल्ली सरकार ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और भीड़ भाड़ को रोकने हेतु राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए ई-टोकन प्रणाली शुरू की है। यह निर्णय शराब खरीदने के लिए किसी भी नजदीकी दुकान पर समय प्लॉट के साथ ई-टोकन के लिए आवेदन करके लोगों को लंबी कतारों से बचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। कोई भी व्यक्ति लिंक qtoken.in के माध्यम से ही टोकन के लिए आवेदन कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। IEA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज कर दिया है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू फॉर 2020, जिसमें हम लोग ग्लोबल एनर्जी में 6% की गिरावट देख सकते हैं। 70 साल में पहली बार इतनी गिरावट देखी गई।
इंडिया ने पहली बार अपनी डिमांड में कटौती की है और मैं आपको बता दूं कि इस बार जहां ग्लोबल ऑयल की डिमांड में 9% की गिरावट और कोल में 5% की गिरावट आई है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी में 20% की गिरावट देखी गई। आईईए का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। दुबई ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2020 के लिए नई तारीख की घोषणा की है। ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोर्टेशन के 2/3 मेजोरिटी के बाद घोषणा की गई थी। सदस्य देशों ने वर्ल्ड एक्सपो को 1 साल के लिए स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया था। एक्सपो 2020 दुबई की थीम थी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। यूएन चिल्ड्रंस फंड UNICEF ने यूएन द लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस के कारण 2019 में लगभग 33 मिलियन डिस्प्लेसमेंट दर्ज किए गए। इंटरनेशनल रूप से डिस्प्लेसमेंट बच्चों के जोखिम में चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग विशेष रूप से शामिल है। अमेरिकी संसद ने प्रतिबंधों के कारण मुद्रा के मूल्य में तेज गिरावट के बाद सरकार को रियाल से 40 करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमान में बदल दिया जाएगा, जो 10,000 रियाल के बराबर है। 1971 से अब तक रियाल को 3500 बार डिवैल्यू किया गया है। इस कदम से आसान लेन देन और गन्ना के साथ देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें। 2021 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि तारीखें टोक्यो ओलंपिक के साथ टकरा रही थी। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाला था, लेकिन व्यापक कोविड-19 के कारण खेलों को स्थगित कर दिया गया और 2021 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को 1 से 7 अगस्त 2021 तक त्रिनिदाद और टोबागो में शेड्यूल किया गया था। फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वे अभी नेक और बैक इंजरी से जूझ रहे हैं। पीटर एब्डन ने 2002 में स्टेफन हेनरी को 18-17 के थ्रिलर फाइनल में हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप भी जीता था। क्रिकेट मैच में बॉलर बॉल को साइन करने के लिए सैलिवा और स्वेट का यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के बाद होने वाले ट्रेनिंग सेशन से इस प्रोसेस में बैन लगा दिया है। अब कोई भी बॉलर को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस साल इसकी होस्टिंग लॉरा मैकगोल्डरिक करेंगी। इस बार केन विलियमसन को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं वुमेन्स ओडीआई प्लेयर का अवार्ड सूजी बेट्स को मिला और रॉस टेलर को मेंस T20 प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कई मैच फिक्सिंग और संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में सजा के बाद मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसाम को वर्ल्ड टेनिस से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसाम को टेनिस भ्रष्टाचार निरोधक कार्यक्रम के उल्लंघन में दोषी पाया गया। उल्लंघन में मैच फिक्सिंग के लगभग 8 मामले शामिल हैं। तो देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें। श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 टेस्टिंग हेतु 2 टाइप के नसल और ओरल स्वैब एंड वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम डेवलप किया है। उन्हें चित्रा एम्बेडेड फ्लॉक्ड नायलॉन स्वैब और चित्रा इनमेस नाम दिया गया है, जो लचीले प्लास्टिक हैंडल से युक्त है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स एंड इंडिकेटर 2019-20 ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस साल 2008 से 18 की तुलना में 3 गुना ज्यादा खर्च किए हैं। अकॉर्डिंग टू NSF डेटाबेस साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आता है। रसिया इस साल के अंत में आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा। इसे 2020 तक लॉन्च करने की योजना है। डिफेंस रिसर्च बैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाई इन्फेक्टेड प्रोन एरिया के रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर UV ब्लास्टर डेवलप किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक पोर्टेबल डिवाइस eCovSense डेवलप किया है, जो एक बायोसेंसर है जो सलाइवा सैंपल्स यानी लार के नमूनों से कोरोना वायरस का पता लगा सकता है। इस डिवाइस के सैंपल सिर्फ 20 माइक्रोसेकंड यूज करके 30 सेकंड के भीतर रिजल्ट देते हैं। डिवाइस में एक कार्बन इलेक्ट्रोड और कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। यह पोर्टेबल बायोसेंसर ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर और सेलफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। न्यू दिल्ली में नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कोविड-19 से लड़ने हेतु कॉम्पेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी के संकलन प्रिपेयर किए गए। इसमें कोविड-19 से जुड़ी 200 इंडियन टेक्नोलॉजी ही है और 3T ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग के तहत कॉमर्शियलाइजेशन और एफर्ट्स हेतु उपलब्ध है। EST इंस्पायर फैकल्टी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन एंड ऑप्टिकल सेंसर वाले
नैनो मटेरियल्स विकसित किए हैं। सेमीकंडक्टर और सरफेस वे इनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके एक किफायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। यह अवांछित गतिविधियों के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अपॉइंटमेंट से खबरें। रमेश बाबू ने एनटीपीसी के डायरेक्टर ऑपरेशन का चार्ज ले लिया है। वो 1987 में एनटीपीसी में शामिल हुए और अपने 32 साल के अनुभव में कंपनी के भीतर कई जिम्मेदारियों को संभाला। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कृष्णन रामचंद्रन को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वह आशीष मल्होत्रा की जगह लेंगे। आपको बता दूं कि रामचंद्रन के पास स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में 23 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने आखिरी बार अपोलो मुनिच हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्य किया है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सेना अकादमी देहरादून के ग्रेजुएट जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में नियुक्त किया गया था। आपको बता दूं कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है और वो भारतीय सेना के 7 कमांड में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए IBRD के यूएस अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। बजाज ने अतनु चक्रवर्ती की जगह ली, जो 30 अप्रैल को रिटायर हुए थे। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी के रूप में मेन कार्यवाही संभालने से पहले 1988 बैच के IAS अधिकारी बजाज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मुस्तफा अल कदीमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण नवंबर 2019 में अब्दुल मेहंदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफा कदीमी इराक के पहले पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बन गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यह सरकार और अन्य लोगों के खर्च वार्षिक वित्त खातों के लिए संसद द्वारा दी गई रकम के विनियोग के खाते की जांच करता है। लेख लेखा समिति के सदस्य हर साल चुने जाते हैं। 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर DPS नेगी ने द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार संभाला। लेबर ब्यूरो वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल इन्फ्लेशन से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है और उनका पूरा एनालिसिस करता है। अब देखते हैं कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी खबरें। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ऐसे उधारकर्ताओं के लिए विकास अभियान लोन स्कीम स्टार्ट किया है जिनके बिजनेस एक्टिविटीज कोविड-19 के कारण बाधित है। बिना किसी कोलेटरल सेक्रेटरी यानी ऋणाधार के 1 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन प्रदान किया जाएगा। लोन को 36 महीनों के अंदर चुकाना होगा। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CKP ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो कि 30 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। RBI से एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने का भी रिक्वेस्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ खबरें उन लोगों की जो अब हमारे बीच नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग, जो 1963-64 में नेल्सन मंडेला के साथ परीक्षण में खड़े हुए थे और जिन्हें शासन द्वारा 22 साल के लिए कैद किया गया था, 87 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फ्रीडम फाइटर हेमा भराली का निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया। वो वुमेन एंड एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सख्त बनाने के अपने प्रयासों के लिए फेमस थी। उन्हें 2005 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी द्वारा नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड दिया गया और उन्हें असम गवर्नमेंट के द्वारा फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जुडिशियल मिनिस्टर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी को कोरोना वायरस हो गया था, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में एडिशनल जज की शपथ 2006 में और परमानेंट जज की शपथ 2007 में ली थी। इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल को इंडिया में लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। एमिनेंट ऑथर एंड कॉलमनिस्ट रोनाल्ड विवियन स्मिथ 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे दिल्ली पर अपने लेखन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। His work includes The Delhi That No One Knows, Jasmine Night and the Taj, Lingering Charm of Delhi। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स।
हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस डे दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। इस बार इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रेसेंट डे 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सभी देशों में मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, साथ ही साथ महामारी जैसे रोगों के लिए सहायता प्रदान करती है। यह तारीख हेनरी डुनेंट की जयंती को चिन्हित करती है, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। चलिए देखते हैं कुछ खबरें एग्रीमेंट्स की तरफ से। फेसबुक ने होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया के लिए इंडियन एंटरटेनमेंट में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ कोलैबोरेट किया है। संगीत कार्यक्रम में बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा आदि शामिल है। कंसर्ट से आए 100% आय रिलीफ एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए गेट इंडिया द्वारा कोविड रेस्पॉन्स फंड में जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और टाटा सन्स ने कोविड-19 के रैपिड डायग्नोसिस के लिए FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे के लिए नो हाउ के लाइसेंस हेतु MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। फेलुदा कोविड-19 को कम करने हेतु बड़े पैमाने पर परीक्षण के साथ सामर्थ्य और आसानी से डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं डिफेंस की खबरों की ओर। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसेना के जहाज जलसभा और मागर वर्तमान में मालदीव के बंदरगाह से निकासी अभियान शुरू करने के लिए सक्रिय हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन सीमा को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ समिट्स की खबरें। एक वर्चुअल समिट रखी गई नैम, विच स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट। ये इनिशिएटिव है अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव की, जो कि नैम के चेयरमैन है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया। इस बार की थीम थी वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोविड-19 के दौरान विज्ञान संचार पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन करेंगे। वेबिनार 10 से 16 मई 2020 तक प्रतिदिन सुबह 10 से 11 के बीच आयोजित किया जाएगा और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। वेबिनार विभिन्न तरीकों और साधनों को लागू करके वर्तमान महामारी से निपटने के तरीकों को संबोधित करेगा। इससे जागरूकता भी फैलेगी। तो चलिए चलते हैं पिछले हफ्ते के कुछ ऑनर एंड अवार्ड्स की ओर। IIT मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया गया। उन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा जल शुद्धिकरण में अपना उत्कृष्ट कार्य दिखाया। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर एक पानी फिल्टर बनाया, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर पर पानी योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। उन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2020 के लिए पुलिट्जर प्राइज की विनर्स की घोषणा की गई है। एसोसिएटेड प्रेस के 3 इंडियन फोटोग्राफर्स चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दर यासीन ने आर्टिकल 370 के रेड होने के बाद आर्टिकल फोटोग्राफी के लिए प्राइज जीता। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को DST द्वारा एडवांस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में यंग कैरियर अवार्ड मिला। उनके कामों में डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, बियॉन्ड सिलिकॉन एंड नैनो इलेक्ट्रिक डिवाइस बेस्ड ऑन 2D वैन वाल मटेरियल शामिल है। नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री को व्यापक बनाने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचान और प्रोत्साहित करने हेतु मार्क्स वेलबर्ग पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो चलिए कुछ देखते हैं खबरें आर्ट्स एंड कल्चर से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली गर्व के साथ वर्चुअल प्रोग्राम नगमा के संग्रह से प्रेजेंट करेगा। यह वर्चुअल प्रोग्राम आर्ट लवर्स, आर्टिस्ट, आर्ट के लिए कुछ सीन और अनसीन कलाकृतियों को दिखाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता का आयोजन देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों को सामने लाते हुए देखो अपना देश अभियान के लिए एक लोगो बनाने के लिए किया गया है। देखो अपना देश लोगो प्रतियोगिता के विजेता को भारत में किसी भी गंतव्य के लिए 2 से 6 दिनों के लिए 5 रातों का हॉलिडे पैकेज मिलेगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 मई 2020 से गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज
विजुअल वोकैबुलरी वर्चुअल टूर आयोजित करेगी। NGMA बहुमुखी प्रतिभा द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों में वर्चुअल लैंग्वेज में उनके बहुमूल्य योगदान की झलक प्रदान करता है। तो ये थे बीते सप्ताह के बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें जिनसे आप क्वेश्चंस देखेंगे अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको अच्छा लगा देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।